वेलकम बैक टू द शो। अब हम चलते हैं सरफराज नवाज़ साहब के साथ तरफ कि सरफराज नवाज़ साहब का एक वक्त गुजरा है तहरीक इंसाफ के सरबराह के साथ, जब दोनों क्रिकेट खेलते थे, पाकिस्तान की तरफ से दोनों क्रिकेट खेलते थे। एक एंड से एक बॉलिंग करा रहा होता था, दूसरे एंड से सरफराज साहब बॉलिंग करा रहे होते थे। तो जो वक्त इनका गुजरा क्रिकेटर के तौर पर एक टीम का हिस्सा होते हुए, बहुत सारी बातें हैं। तो सरफराज नवाज़ साहब, आप ये बताइए कि एज ए क्रिकेटर आप तहरीक इंसाफ के सरबराह के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। देखें, इमरान खान का तो मैं शुरू से बताता हूँ। वो कहते हैं कि मैन बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, सिफारशी हैं ये वो, लेकिन ये क्रिकेट में भी जब आया तो ये बैसाखियों के साथ आया। जैसे ये पॉलिटिक्स में गया है तो उस वक्त ये था कि सिफारशी था। 71 में ही वाज सेलेक्टेड फॉर पाकिस्तान टूर, और सिफारिश के ऊपर इंग्लैंड टूर आया, टीम आई। लेकिन उसमें तो उसके बाद 3-4 साल का गैप भी पड़ा था। तो 3-4 साल का जो गैप पड़ा था वो मेरिट के ऊपर पड़ा था कि दोबारा जब आया ये बंदा। नहीं, ये पहला मैच जब खेला है बर्मिंघम में, तो वहाँ फर्स्ट ओवर इसने जो किया है इन टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड में, तो 11 गेंद का एक पहला ओवर था, जबकि 6 बॉलों का गेंद होता है। चले पहला था ना, तो पहले में हो जाता है सरफराज साहब। नहीं, मतलब सिफारिश की सामने उन्नीयत आ गई है ना। तो उसके बाद फिर ये टीम से बाहर हो गया। देन ही वेंट टू स्कूल वहाँ वूस्टर में, वहाँ मेहनत मुहनत करके फिर ये यूनिवर्सिटी में गया। उसके बाद ही बिकम्स ए वेरी गुड प्लेयर। तो उसके बाद फिर मैंने भी इसको काफ़ी सिखाया। मतलब आपने क्या सिखाया? बॉलिंग में सिखाया कुछ, या क्रिकेट में सिखाया कुछ, या क्रिकेट से बाहर कुछ सिखाया? हर किस्म की चीज़ें इसने सिखाई हैं। इसने अपनी किताब में लिखा है, इसको बॉल रूम इंग्लैंड में जो डांसिंग हॉल है वहाँ से लेके पंजाबी ज़ुबान, उसके बाद क्रिकेट की कोचिंग, उसके बाद फिर इसको मैंने रिवर्स स्विंग सिखाई। वो ऐसे हुआ कि वी वर इन वेस्ट इंडीज़, 74 की बात है। तो मैं बॉलिंग करता था तो रिवर्स स्विंग में कर रहा था, nobody knew at that time। तो ये बॉलिंग करता था तो इसको ऐसे छिके लगे। वो टीन की छत थी अपना वहाँ पे, ये वेस्ट इंडीज़ में टर्म करके बाद आए ऊपर गेंद वापस। ये आफ्टर द ओवर मेरे पास आया कि जी मुझे ये आपका रिवर्स हो रहा है, मुझे सिखाएं। और मैं कहा बॉय गो एंड स्टैंड देयर, आई टेल यू इन दी नेक्स्ट टुमारो, अभी कैसे सिखाऊं। तो फिर फॉलोइंग डे फिर इसको मैंने ये सुबह आ गया कि सर मुझे दिखाएं कैसे है। फिर मैंने आई टॉट हिम रिवर्स स्विंग कैसे करनी है, ये वो सारा फिर ये सीख गया। उसके बाद आप देखें बैसाखियों से चला हुआ, देन इसने जितनी मेहनत की है शायद ही किसी क्रिकेटर ने की हो। ही वॉज वेरी हार्ड वर्कर, और उससे हार्ड वर्क से ही बिकेम वेरी आउटस्टैंडिंग प्लेयर इन द वर्ल्ड। और उसके बाद मैं ये बता दूं कि एक दिन मुझे इजाज़ भट्ट मरहूम साहब जो 2 दिन पहले फौत हुए हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऑस्ट्रेलिया के बाद जब हम पाकिस्तान आए कि नूर खान वांटेड कि ये जो मियाँ दादा इसको चेंज करना है, तो इमरान को वो कैप्टन बनाना चाहता है, लेकिन उसमें शर्तें हैं। तो इजाज़ भट्ट ने फिर मुझे बताया कि ये है कि माजिद खान इन द टीम, इसका कज़न है, उसको टीम से निकालना है। अगर परफॉर्मेंस ना हुई भी तो फिर भी उसको बाहर करना है। पता नहीं क्या वजह थी। मैं इमरान के पास गया, इसको मैंने कहा यार आओ, इजाज़ भट्ट मीटिंग करना चाहता है एंड नूर खान वांट्स यू टू बी द फ्यूचर कैप्टन। लो जी, वहाँ गया, मीटिंग हुई। इसने फिर एडमिट किया कि मैं माजिद खान को टीम से निकालूँगा। तो मंसूर आ गया जो नो कॉम्पिटेंट एट दैट टाइम। तो ये सारी चीज़ें इसने की। उसके बाद ये जो मैं कहूँगा कि इसने बेशुमार जुए के अंदर भी ये रहा है। तो उसके बाद फिर इंडिया में आपकी अदालत एक प्रोग्राम चलता है रजत शर्मा का, वहाँ इसने कहा ये कि मैंने $20,000 लगा के 40,000 शारजा में जीता। वहाँ से जुआ की अपना शुरुआत हुई। उसके बाद ना इसको किसी ने पूछा, ना बुलाया, ना कुछ। उसके बाद ये फिर इंडिस्पेंसेबल हो गया, ऐसे कि ही वॉज आउटस्टैंडिंग प्लेयर, टीम मैच जीत रही थी।
फिर रिवर्स स्विंग के ऊपर इसने ये अपना टेम्परिंग का मामला मज़ीद बढ़ा दिया, और उसके बाद ये टेम्परिंग जो करता था इसने न्यूट्रल अंपायर कर लिए, और न्यूट्रल अंपायर को ये नहीं बताया कि टेम्परिंग भी करता है। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें। फिर उसके बाद लंदन में केस हुआ, तो मिस्टर गोल्डस्मिथ हो लगता है इसकी मदद के लिए आया, तो ही वन दैट केस टेम्परिंग का मान के जज के सामने। तो ये सारी चीज़ें तो क्रिकेट में चलती रही हैं। उसके बाद देखें मैचेस के दौरान आई यूज़ टू टेल हिम के कराची का मैच कर लें, व्हेन ही टुक 8 विकेट्स अगेंस्ट इंडिया, उस वक्त मैंने इसको बताया, ये पवेलियन एंड से बॉलिंग कर रहा था और मैं दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहा था अपोजिट, तो काफ़ी तेज़ हवा थी, लेफ़्ट से राइट आ रही थी। तो मैंने इसको कहा कि इमरान तुम्हारी पेस ज़्यादा है, तुम इधर से चेंज होके इधर आ जाओ और हवा विल काफ़ी तुम्हारी मदद करेगी इन स्विंग करने में, और गेंद भी पुराना है। तो इसने कहा यार देखो मुझे अपना फूड पॉइजनिंग हुई थी और मैंने काफ़ी बॉलिंग की, आई एम टायर्ड। मैं कहा देखो मेरी बात मान लो, 2 ओवर कर लो इस एंड से। तो ये बात मान गया। देन ही केम टू दैट एंड 2 ओवर करने के लिए, तो एक दम इसने डिज़ास्टर कर दिया इंडिया का, एंड ही टुक 8 विकेट्स इन दैट इनिंग। नहीं, फिर माना ये इमरान खान माना कि सरफराज नवाज तुमने मुझे सही डायरेक्शन दी थी कि अगर एंड चेंज कर लूँ तो हवा का जो है प्रेशर, उस प्रेशर में चूंकि गेंद इमरान ज़्यादा तेज़ कराता था तो उसकी गेंद को वो फ़ायदा होता जो आपकी गेंद को नहीं हो रहा था। इसने माना कि हाँ यार सरफराज तुमने सही गाइड किया था। देखें वो तो मुझे अपनी किताब में एक 8 सफ़े का चैप्टर लिखा है, ये भी लिखा है कि सरफराज नवाज इज़ माई उस्ताद है मेरा, इससे मैंने पंजाबी भी सीखी है और चीज़ें भी सीखी हैं। वो तो एडमिट किया, किताब में लिखा हुआ है। तो लेकिन अब एक आपको बता दूं, व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, एक मैंने इसको मैसेज भेजा, और मैं अवाम को बताना चाहता हूं कि कितना सेल्फिश और मुफाद परस्त आदमी है। मैंने इसको कहा कि नजम सेठी ने मेरी पेंशन बंद कर दी है जो क्रिकेट बोर्ड से मुझे मिलती है, तो काइंडली हेल्प मी, वे मेरी पेंशन बहाल कराओ, बिकॉज यू आर पैटर्न ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज वेल, और ये सारा बोर्ड आपके अंडर है। लेकिन इसने आज तक जवाब ही नहीं दिया। और उसके बाद ये हुआ। साहब आपसे बात जारी रहेगी। जरा हरल साहब आप हमारे साथ हैं कि नहीं हैं इस वक्त? जी जी। अच्छा हरल साहब फिर दोबारा आते हैं। अभी वकास अब्रेज से बात हुई थी कि अपैलेट कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो वकास अब्रेज ने एक टेक्निकल सा पॉइंट रेज कर दिया कि कुछ चीज़ें हैं जो कि इमरान खान को बतानी ही पड़ेंगी चाहे किसी अदालत में हो। वो रिटर्न्स हैं कि जी ताइफ बेचे गए, उसके बाद आपने अपनी रिटर्न्स, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स और उसमें अपना मुनाफा और जो फ़ायदा हुआ वो आपको कहीं ना कहीं जाके अपैलेट कोर्ट में बताना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, वरना फैसला लगता है, ऐसे लग रहा है कि फैसला को नहीं, ये फैसला मैं इस हवाले से अर्ज करता हूँ खान साहब कि देखिए, एक तो ये 2018-19 के रिटर्न्स की बात नहीं है, ये 2020-21 जो है उसके रिटर्न्स में खान साहब ने वो तोशा खाना के हवाले से जो घड़ी थी उसका आना सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन उसकी तफसील कोई नहीं इस तरह बताई हुई कि ये कितने की, इसकी मालियत क्या थी और कितने में बेची गई। नहीं, क्या इनकम टैक्स रिटर्न में हरल साहब ये बताएं कि इनकम टैक्स रिटर्न में अगर मैं बताता हूँ कि मोबाइल है मेरे पास, तो क्या मुझे ये बताना ज़रूरी है कि ये मोबाइल की मालियत क्या है? बताना ज़रूरी है। आपकी जो सेल परचेज होती है वो बताना ज़रूरी है। और उसके अलावा जो फॉर्म बी था 2018-19 वाला, जो कोई भी इलेक्शन लड़ता है तो उस हवाले से अपने जो गोशवारे है सारे वो ज़ाहिर करता है, तो उसमें 2018-19 में फॉर्म बी में भी खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की हुई थी। तो इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने ये केस बनाया था, तो जो जिसकी आज कन्विक्शन हुई है, लेकिन और अब इसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट के 2 जज साहबान जो हैं, वो सेक्शन 190 है इलेक्शन एक्ट का 2017 का, जिसमें 30 दिन के अंदर जो है आपने अपील फाइल करनी होती है बिफोर द हाई कोर्ट, और 2 जो जज साहबान हैं, डीबी जो है वो सुनेंगे इस अपील को। तो उसमें
क्योंकि ये कन्विक्शन हुई है, अपील तो है वो इतनी जल्दी डिसाइड नहीं होती, उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। साथ जो है इसके जमानत जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। 426 जो है सीआरपीसी का सेक्शन है, उसके तहत आपको, उसके अंडर आपको एक साथ जो है कि जब तक अपील का फैसला नहीं होता तो तब तक जो है, क्योंकि ये शॉर्ट सेंटेंस है, तो जमानत में जो है वो रहा कर दिया जाए। तो अगर तो इस जो इनकी दरखास्त जमानत की साथ होगी तो उसमें कोई वजन होगा तो वो उस वक्त ही सुन जाएंगे, लिया जाएगा। लेकिन आम मामूल में जो प्रैक्टिस जारी है हाई कोर्ट्स में, वो ये करते हैं कि जी वो 426 की दरखास्त को सुनने की बजाय जो है वो अपील को फिक्स कर देते हैं कि हम आपकी अपील फिक्स कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये मुख्तलिफ नौइयत का केस है और एक पॉलिटिकल केस है, हो सकता है कि वो जो 426 की दरखास्त दें साथ तो उस पर फैसला आ जाए और खान साहब जो है चेयरमैन पीटीआई जो है उसको जमानत मिल जाए। यानी अच्छा, फिर वकास अब्रेज साहब अब ये बताइएगा कि जो अदालतें तकसीम हैं, ये वो अदालत थी जो इमरान खान को पसंद नहीं करती होगी, उन्होंने सज़ा दे दी। अब वो जिस अदालत में जाएंगे वो इमरान खान को पसंद करती हो तो वो तो इमरान खान को बेल दे देगी, रिलीफ दे देगी। क्या आप भी यही समझते हैं? देखिए जी, हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर गुज़िश्ता 3-4 सालों से जो पिक एंड चूज़ का सिस्टम है कि शायद जिस तरह आपके साथ भी हमने 3-4 प्रोग्राम्स में बात की, तो आपने भी कहा कि अगर फलां जजेस के सामने लोग समझते हैं, लोगों का ये परसेप्शन बन गया है कि केस लगेगा तो शायद पीटीआई जीतेगी और फलां के सामने लगेगा तो शायद नून लीग जीतेगी। मैं ये समझता हूँ कि ये परसेप्शन कभी भी अवाम के अंदर या पब्लिक के अंदर परवेज नहीं करना चाहिए। बदकिस्मती से ये परसेप्शन हमारी सोसाइटी में बन चुका है। अब जहाँ तक इनके केस का फैसला, इनके रिलैक्सेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, जो पैराग्राफ नंबर 1 के प्राइम में देखा जाए, मेंटेनेबिलिटी के हवाले से देखा जाए, ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से देखा जाए, बिल्कुल इनको रिलीफ मिल सकता है। अगर वक्ती तौर पे इनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाता है तो इनको ज़मानत भी दी जा सकती है। हमने देखा नवाज शरीफ को तो बड़े लंबे अरसे के लिए, मरीम नवाज को भी जब उनकी सज़ाओं को सस्पेंड किया गया तो उनको ज़मानतें दी गई थी। फिर एट द सेम टाइम जहाँ तक पैराग्राफ नंबर 2 की बात है, जिस तरह मैंने पहले भी ये चीज़ आपकी गोश गुजार की और हरल साहब भी बता रहे थे, वो 2000 शायद इन्होंने ऑर्डर को देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, 2018 और 2019 की कैटेगोरिकली मेंशन की गई है और जो मिस डिक्लेरेशन की गई है वो 2020 और 21 की जो एनुअल ईयर की स्टेटमेंट है फॉर्म बी के अंदर की गई है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ तो उस हवाले से तो इनको हर तरीके से अदालत को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जिस तरह बारहा ये कहा गया था कि आप जिस मर्जी जज के सामने चले जाइए लेकिन नवाज शरीफ को रसीदें तो दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे भी इनको एक चीज़ तो प्रूव करनी ही पड़ेगी कि जो आपको घड़ियाँ बेच के या तहाइफ बेच के इनकम हुई थी, क्या वो इनकम आपने डिस्क्लोज की थी अपनी रिटर्न के अंदर? अगर डिस्क्लोज नहीं की थी तो आपकी नेग्लिजेंस को किसी भी कोर्ट के अंदर इंटरटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे कानून का एक बड़ा क्लियर मैक्सिम है, इग्नोरेंट या जुरिस नॉन एग्जिस्ट, मीनिंग देयर बाय इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी लीगल टीम ने मुझे नहीं बताया या मेरे पार्ट पे कोई इग्नोरेंस थी, कोई गलती थी, कोई मिस्टेक थी या नेग्लिजेंस थी, आपके इस चीज को कभी भी एज अ जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन इंटरटेन नहीं किया जा सकेगा। चले वकास अब्रेज साहब, अब्बास हरल साहब के साथ मैं एक और नहीं, अब्बास हरल साहब टाइम खत्म हो गया। मैं माफी भला किस चीज की मांग रहा हूँ जो आपको खरल कह दिया था मैं अब हरल आपको कह रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना है। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं करती, कोई सिंगल डाउट भी जो है वो अक्यूज को फैला देता है, तो उस सिंगल डाउट भी आ जाता है जब वो उस वजह से अक्यूज जो है साहब आपकी ये बात होगी कि प्रोसिक्यूटर ने जो अदालत का जो दरवाजा खटाया, जो गया है केस जिसने बनाया है, जो केस लेके गया, ये उसकी जिम्मेदारी है कि साबित उसने करना है। प्रोसिक्यूटर देखिए उसने साबित करना है। आगे जिसको आता है आगे फायदा जो है वो मुल्जिम को होता है, ये हमारा हमेशा शक का फायदा, हरल साहब शक का फायदा जो है वो जो ये खान साहब ने नहीं साबित करना कि डिक्लेरेशन में। मेरी बात तो सुन लेना हरल साहब मेरी बात सुने। शक का फायदा मुल्जिम को जाता है, शक का कोई फायदा ना मुझे जाएगा, ना हरल साहब आपको जाएगा, ना अब्रेज साहब को जाएगा, ना सरफराज नवाज को जाएगा। मसला ये है, मेरी बात भी सुन लें। अब आपने कुछ कहना? मैं एक बात करना चाहता हूँ, इन दोनों हजरात के पेश करना चाहता हूँ कि सच्चाई के आगे तो कोई नहीं बात है ना, सब चीज़ सच्ची सामने नज़र आई है तो उसके ऊपर सज़ा हुई है। मैं अपना जो जज साहब हैं उनको सलूट करता हूँ कि जुर्रत किया उन्होंने
उन्होंने जुर्रत की है कि सच्चाई की जो झूठ बोलेगा उसको सजा मिली है। उन्होंने जुर्रत की है या उनके अंदर जुर्रत डाली गई है? तो चले जो मेरा भी तो हो, ख्याल है उनके अंदर जुर्रत अब डाली गई ये है। ये देखें, देखो दोनों हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है, सबके सामने बच्चे को पता है कि जो ये मामले बेचे गए हैं सारा कुछ है, इसमें सच्चाई है ना, इसमें झूठ तो है नहीं, हर आदमी इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। चले- बाकी दूसरी चीज इमरान ये, खान इज अ स्टैबर, हरल साहब, इज अ स्टैबर, वो हर दोस्त को स्टैब करता है और अल्लाह ताला की तरफ से उसको अब सजा मिली है। और मेरी बात सुने हरल साहब, सारा जो है वो उसको सजा क्यों हरल होती है? साहब, आज एक- तक किसी जनरल को क्यों नहीं हुई? ओ यार, आज वो- तक किसी डिक्टेटर बात आपकी भी वजन है, आपकी बात में बनता है। नहीं, कि आपकी उसी बात को में सजा वजन है। दी जाती है। कि सजा होनी है तो कई, चाहे वो जर्नैल है या जर्नलिस्ट है या जज है या सियासतदान है, कानून जिसने तो जुर्म फिर सबके लिए बराबर होना जिसने चाहिए ना। जुर्म किया है, आपकी बात सही है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि हम तो सिलेक्टिव हैं, जैसे पहले भी बात की गई थी कि जिसका वक्त होता है वो अपने मुखालिफ को रिसीविंग एंड पे भेज देता है। पाकिस्तान की तारीख तो ये, तो हम उसी चीज़ को देखते हैं। इसके साथ ही हरल साहब, आपका, अबरेज साहब का और खलद साहब को एक मैं बात बता दूं, सरफराज नवाज खलद साहब का, ये मेरा बड़ा दोस्त रहा है 34 इयर्स। मैंने इससे बोल चाल नहीं की क्योंकि ही वॉज ए स्टैबर, और उसके बाद ये दोस्तों का दुश्मन है। 34 साल हो गए, 34 इयर्स, और टाइम पहले हम 10 साल बड़े करीबी दोस्त थे जी। ओ टाइम हो रहा है। आप सबका जो तीनों हज़रात थे मेरे इस शो में, मेरे मेहमान थे, तीनों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा। अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।